ड्रामा की स्टार्टिंग में हम एक लाना नाम की लड़की को देखते हैं जो कि एक लड़के के पास में आती है। उसका नाम चैंग है और वो बेड पर लेटा हुआ था। और इसके बाद हमें पास का सीन दिखाया जाता है यहाँ पर लाना हमें बता रही थी कि अपनी पास्ट लाइफ में उसने एकदम टीयरलेसली वर्क करा और वो भी बिना किसी कंप्लेन के। और हमें पता चलता है कि चैंग कॉमा में था और लाना उसका 2 साल तक ख्याल रख रही थी, लेकिन बाद में उसे चीटिंग मिली और बहुत ज्यादा मिजरेबली किसी के हाथों वो मारी गई। और प्रेजेंट में हम देखते हैं लाना कह रही थी लाइफ में मैं तुम्हारे होश में आने से पहले ही उठ चुकी हूँ क्योंकि मैं रीबॉर्न हो गई हूँ और इस बार मैं वो नहीं करूंगी जो मैंने लास्ट लाइफ में करा था। और फिर वो उसको एक बहुत ज्यादा स्पाइसी सूप पिला देती है। उससे कोमा की हालत में वो बहुत ज्यादा तड़प रहा था। के बाद हम देखते हैं लाना जब बाहर आती है तो फिर जैंग नाम का लड़का यहाँ पर लाना को आवाज देता है। वो उसको अपने पास बुलाकर उससे पूछता है ये अंदर से आवाज कैसी आ रही है। फिर लाना कहती है कि असल में चैंग को वो चाइनीज मेडिसिन दी है ना, तो फिर इस वजह से उसको थोड़ी सी खांसी आ गई, वो थोड़ी कड़वी होती है ना। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर लाना अपनी पास्ट लाइफ के बारे में सोचने लग जाती है और जैंग को इसकी सारी की सारी आवाजें मन की सुनाई दे रही थी। वो अपने बटलर से ये पूछता है कि क्या तुम्हें ये आवाज सुनाई दी। वह बटलर मना कर देता है और फिर जाकर जैंग को रियलाइज होता है कि वो लाना के मन के थॉट्स को सुन पा रहा है और उसको पता चलता है कि लाना की जबरदस्ती चैन के साथ में शादी करवाई गई थी। उसके बाद हम देखते हैं लाना जाने लग जाती है लेकिन जैंग उसको रोकता है। उसके बाद हम देखते हैं जब वो आगे बढ़ने लग जाती है तो फिर जैंग उससे रोक कर कहता है कि तुम रुक जाओ। तो फिर यहाँ पर तो वो अपने मन में काफी कुछ सोचने लग जाती है। जैंग उससे बोलता है तुम कितना ज्यादा शोर मचाती हो। लाना उसकी बात समझ नहीं पा रही थी। फिर वो भी कह देती है कि हाँ यहाँ पर शोर तो हो ही रहा है। नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है जब वो आगे बढ़ती है तो फिर जैंग उसके हाथ में वो बैग नोटिस करता है और कहता है बैग तुम्हारे पास में है क्या, तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रही हो। यहाँ पर लाना सोचती है कि अगर मैंने बता दिया तो फिर ये लोग मुझे पकड़ लेंगे, जो कोई ना कोई एक्सक्यूज तो यहाँ पर बनाना ही पड़ेगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लाना जैंग से बोल देती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस एक आइसक्रीम खरीदने के लिए जा रही हूँ। गर्मियों का मौसम है ना, तो फिर देखो इतनी ज्यादा गर्मी है कि नींद ही नहीं आ रही। इस पर जैंग लाना से बोलता है अच्छा तो फिर मुझे भी आइसक्रीम चाहिए। लाना अपने मन में सोचती है कितना ज्यादा क्रीपी है, पता नहीं क्यों मेरे साथ चल रहा है। उसके बाद जैंग अपने बटलर से बोलता है कि आप जा करके खरीद के ले आओ। लाना भी क्या कह पाती है और वो कहती है कि हाँ ये भी सही रहेगा। ऑल्दो उसका मुंह सड़ गया था क्योंकि वो घर से स्नीक आउट करने का प्लान जो बना रही थी। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर बटलर ट्रे में 2 आइसक्रीम्स लेकर के आ जाता है। लाना एक आइसक्रीम का कप जैंग को देती है और कहती है कि अंकल ये ट्राई करो, ये बहुत ज्यादा बढ़िया है। और लाना के दिमाग में चल रहा था कि खा लो, ये खाकर तो तुम्हें डायरिया हो जाएगा। ये बात तो हम देखते हैं कि जैंग सुन लेता है और वो अब आइसक्रीम खाते हुए हेजिटेंट हो रहा था। एक बाइट खाने के बाद वो उसको साइड में रख देता है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर वो लाना का मुंह साफ करता है और उससे बोलता है अगर तुम दोबारा शादी करना चाहती हो तो फिर वो सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। वो तो एकदम हैरानी से उसको देखने लग जाती है और हम देखते हैं कि जैंग एक फाइल निकालता है और वो कॉन्ट्रैक्ट देते हुए कहता है मुझसे शादी कर लो और ये तुम्हारे लिए फिलहाल सबसे ज्यादा बेस्ट ऑप्शन रहेगा। और लाना के दिमाग में चल रहा था कि मैं तो इसके नेफ्यू के फियांसे हूँ और अब ये मेरे से शादी करना चाहता है, इसका दिमाग खराब हो गया है क्या। और फिर वो उससे पूछती है क्या तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक। फिर जैंग उससे बोलता है कि देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तुम्हारे साथ बस एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करना चाहता हूँ जिससे तुम्हें भी फायदा होगा, तुम यहाँ पर चैन से भी बच जाओगी, पूरी की पूरी फैमिली के ऊपर भी तुम्हारा कंट्रोल होगा। इस पर लाना के दिमाग में भी चलने लग जाता है कि ये तो 10,000 टाइम्स ज्यादा रिच है। मुझे समझ नहीं आता कि इसको मेरे ऊपर कोई क्रश वगैरह था क्या जो मेरे पीछे ऐसे पड़ गया है। इसके बाद हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जैंग ने यही कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स पास्ट लाइफ में जला दिए थे। इसके बाद यहाँ पर प्रेजेंट में जैंग लाना को वो सारे के सारे पेपर्स हैंड ओवर कर देता है। लाना सोचती है कि वैसे इसके पास में ज्यादा टाइम भी नहीं बचा है और पास्ट लाइफ में इसके ग्रेव पर भी सिर्फ और सिर्फ मैं इसको विजिट करने के लिए जाया करती थी। के बाद सिर्फ और सिर्फ 3 महीने बचे हैं और ये चीज काफी ज्यादा सैड है। जैंग उसके मन की बात सुनता है और सोचता है किस तरीके की बात करी, ये पास्ट लाइफ वगैरह है क्या। लाना सोचती है कि मुझे इसके लिए मान जाना चाहिए, वैसे भी कोई शादी थोड़ी है ना, ये तो बस एक एग्रीमेंट है। जैंग उससे बोलता है कि हाँ जब ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम लोग डिवोर्स ले लेंगे और कंपनसेशन के तौर पर मैं तुमको 50 मिलियन भी दूंगा। वो भी यहाँ पर इसके लिए मान जाती है और उसे हैंडशेक कर दे उसको हस्बैंड बोल देती है। और लाना के दिमाग में चल रहा था कि उसकी तो लॉटरी लग चुकी है। अब के बाद हम देखते हैं लाना यहाँ पर जैंग की व्हील चेयर के पास में आ जाती है और इससे कहती है कि अब काफी ज्यादा ठंड हो रही है तो फिर मैं तुम्हें अंदर ले चलती हूँ। और फिर वो उसके पसंद नापसंद के बारे में भी उससे पूछने लग जाती है और ये लोग अब दोनों साथ में कल शादी भी करने वाले थे। नेक्स्ट हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जैंग रेडी हो गया था और लाना यहाँ पर सोच रही थी पास्ट लाइफ में तो मुझे शादी करने का मौका तक नहीं मिला था। और जैंग सोचता है ये फिर से पास्ट लाइफ की बातें करने लग गई। आखिरकार इसकी बातों का एक्चुअली वो मतलब क्या है। इसके बाद हम देखते
हैं इन्होंने अपने मैरिज सर्टिफिकेट भी ऑब्टेन कर लिए थे। लाना यहाँ पर बोल रही थी कि अब से हम लोग मैरिड कपल बनकर रहेंगे, तो फिर तुम मुझे बता दो तुम्हें कैसी वाइफ चाहिए। वो उससे मैरिज सर्टिफिकेट लेता है और उससे बोलता है तुम बताओ तुम्हारे अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स हैं। इस पर तो यहाँ पर वो उसके सामने अपने अलग अलग पर्सोनास को शोकेस करने लग जाती है। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं ज़ैंग उससे कहता है हट जाओ मेरे ऊपर से, और फिर वो उससे सॉरी बोलती है और वो उससे कहता है जैसे तुम पहले थी वैसे ही रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं कि ज़ैंग को एक अर्जेंट मैटर से रिलेटेड कॉल आती है। फिर वो उससे ये बोलकर निकल जाता है कि असल में उसे एक जरूरी काम है। ज़ैंग आगे बढ़ जाता है और यहाँ पर पीछे से लाना सोच रही थी प्रीवियस लाइफ में उसे शादी करने का मौका नहीं मिला और अब तो उसके पास में वैसे भी 3 ही महीने बचे और वो तो पलक झपकते ही निकल जाएंगे और फिर उसको 50 मिलियन भी मिल जाएंगे और बुरी मौत भी नहीं मरना पड़ेगा और ना ही किसी कॉमा पेशेंट का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा जो उसको बाद में जाकर चीट ही कर दे। अगले सीन में हमें ज़ैंग को दिखाया जाता है जो कि असल में क्रिपल होने का सिर्फ और सिर्फ प्रिटेंड करता है और वो तो फिजिकली एकदम फिट है और एक पर्सन को वो पीट रहा था और उसके ऊपर पैर रखकर भी खड़ा हो जाता है और वो उससे बोलता है कि मेरी कंपनी को बिट्रे करने की कीमत तो अब तुम्हें अदा करनी पड़ेगी। और यहाँ पर ज़ैंग का असिस्टेंट भी मौजूद होता है। उसके बाद यहाँ पर असिस्टेंट उसको एक टिश्यू हैंड ओवर करता है और फिर वो उससे बोलता है कि अभी तो आप खड़े हो गए थे फिर आप दोबारा से व्हील चेयर पे बैठ गए, तो वो कहता है कि हाँ बिल्कुल। के बाद यहाँ पर उसका असिस्टेंट उसकी व्हील चेयर को आगे बढ़ाने लग जाता है और कहता है कि मैंने आपको सुबह कॉल किया था लेकिन आपका फोन बंद था, क्या कर रहे थे आप? तो फिर ज़ैंग बताता है मैं शादी कर रहा था और ये जानकर तो असिस्टेंट एकदम शॉक रह जाता है। ज़ैंग कहता है कि हाँ ऐसे ही एकदम सरप्राइजिंग चीजें मैं करता रहता हूँ। फिर ये लोग कुछ बातें करते हैं और फिर असिस्टेंट व्हील चेयर लेकर के आगे बढ़ जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं ज़ैंग को यहाँ पर उसके घर पे लाया जाता है और यहाँ पर घर का वर्कर ज़ैंग से बोल रहा था कि आज आपकी वाइफ ने आपके लिए अपने हाथों से खाना बनाया है और यहाँ पर डाइनिंग टेबल पे सारी की सारी डिशेस ज़ैंग को एक्सप्लेन करी जाती है। उसके बाद वो बटलर से पूछता है कि तुमने उसे मेरी मॉम के बारे में तो नहीं बताया ना? तो फिर वो मना करता है और कहता है ठीक है तो फिर तुम फ्यूचर में भी उसके बारे में उसे मत बताना। बटलर भी इसके लिए मानकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं लाना यहाँ पर एक और डिश टेबल पे रखती है और फिर वो उससे बोलती है हनी तुम वापस आ गए, और फिर वो उसको खाना दिखाने लग जाती है और कहती है कि ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। यहाँ पर वो डिशेस को ध्यान से देख रहा था और लाना उससे कहती है ये सारी की सारी डिशेस मैंने फर्स्ट टाइम बनाई है तो फिर आई होप कि तुम्हें ये पसंद आए और कुछ गड़बड़ ना करी हो मैंने। लेकिन ज़ैंग यहाँ पर कोल्डली लाना से बोल देता है कि देखो तुम अपने काम से काम रखो और मुझे प्लीज करने की फालतू में कोशिश मत करो और तुम ये अपने लिए खाना बना लिया करो, मेरे पीछे न भूखे रहने की तुम्हें कोई भी जरूरत नहीं है। लाना के दिमाग में चल रहा था पता नहीं है खुद को समझता क्यों है, मैं क्यों रहूंगी इसके पीछे भूखी, मैंने चिप्स खा लिया वो भी बहुत सारे। लेकिन लाना ज़ैंग से बोलती है कि तुम ये किस तरीके की बातें कर रहे हो, हम लोग एक मैरिड कपल है और हमें एक दूसरे के साथ में एकदम अच्छे से रहना चाहिए। और उससे कह रही थी कि ऑल्दो ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है लेकिन हम लोगों को एकदम मैरिड कपल की तरह ही सारे के सारे एक्सपीरियंसेस लेने चाहिए। यहाँ पर वो उससे पूछता है तुम्हारा मतलब क्या है? तो वो कहती है कि मैरिड कपल साथ में खाना खाते हैं और हमेशा साथ में रहते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। और ये बोलने के बाद यहाँ पर वो उसकी बोल में खाना सर्व कर देती है उसके लिए। वो एक बाइट अपने बनाए हुए खाने की लेती है और फिर उसको स्पिट आउट कर देती है और कहती है कि इसमें बहुत ज्यादा नमक हो गया, ये नहीं खाना चाहिए। लेकिन ज़ैंग तो चुप करके यहाँ पर लाना का बनाया हुआ खाना खा रहा था और लाना को यहाँ पर ये देखकर उसके लिए बुरा लग रहा था और फिर वो अपने मन में खुश भी होने लग जाती है कि इसको तो मैं कुछ भी सर्व कर दूंगी और ये खा लेगा। उसके बाद हम देखते हैं लाना यहाँ पर दूसरी डिश यहाँ उसको सर्व करती है। ज़ैंग सोचता है कि ये डिश सिर्फ और सिर्फ मैं अपने मॉम के हाथ की खाया करता था क्योंकि उन्हें बस यही बनाना आता था और जब कार एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई तो फिर उसके बाद मैंने इस डिश को टच करना बंद कर दिया बिल्कुल। लाना यहाँ पर सोचती है कि उसने कितनी ज्यादा मेहनत करी है इस डिश के ऊपर। ज़ैंग भी उसके मन की बात सुन पा रहा था तो फिर वो उस डिश को खा लेता है। एक सीन में हम ज़ैंग को देखते हैं जो कि लेट कर बुक रीडिंग कर रहा था। तभी लाना आती है और कहती है सके मैंने कहा था कि हम लोग मैरिड कपल है और हम लोग सब चीज साथ में करेंगे तो मैंने डिसाइड किया है कि हम लोग सेम बेड पर सोया करेंगे। और ये बोलकर वो उसके बेड पर आ जाती है और उससे कहती है कि ये तो बिल्कुल नॉर्मल है, ऑल्दो मुझे अकेले सोना ज्यादा अच्छा लगता है पर कोई बात नहीं मैं एडजस्ट कर लूंगी। और ये बोलने के बाद वो तो लेट जाती है और उसके दिमाग में चल रहा था इसका बेड तो कितना ज्यादा सॉफ्ट है और इसमें से तो खुशबू भी अच्छी आ रही है। ज़ैंग उससे बोलता है अच्छा ठीक है चलो सो जाओ। उसके बाद यहाँ पर लाना के दिमाग में चलने लग जाता है कि वो क्या करे। फिर वो ज़ैंग का हाथ भी पकड़ती है और फिर वो सोचती है कि मैं इसको हक कर लूं। ज़ैंग तो यहाँ पर उसके मन की बातों को सुन सुनकर एकदम परेशान हो जाता है और इसके बाद यहाँ पर वो खुद से ही लाना को गले लगा लेता है ताकि उसके दिमाग की बातें सुन सुनकर वो थोड़ा कम परेशान हो। और लाना तो यहाँ पर बहुत ज्यादा सोचने लग जाती है और ज़ैंग उससे बोलता है कि जैसा कि तुमने बोला था
था, हमें सारे के सारे वेडिंग एक्सपीरियंसेस मिलेंगे। तो फिर वो उससे पूछती है कि कैसा रहेगा कि तुम मुझे एक गुड नाइट किस भी दो, कि कपल्स के बीच में तो ऐसा होता है। और मैंने सुना है कि जो कपल्स ये एक्सपीरियंस करते हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे से रिलेशनशिप में रहते हैं। वो भी यहाँ पर इसके लिए मान जाता है और इसके बाद हम देखते हैं वो उसको आगे बढ़कर किस कर देती है। और इसके बाद लाना सोच रही थी कि मुझे लगता है ये रिग्रेट कर रहा है क्योंकि शर्म से एकदम लाल हो चुका है। इसने मुझे टाइटली पकड़ भी रखा है, बड़ा ज्यादा ऑकवर्ड है, क्या बोलूं मैं। और इसके दिमाग में अलग अलग स्टेटमेंट्स चलने लग जाते हैं और जेंग तो उसके मन की सारी बातें सुन ही पा रहा था। और जेंग यहाँ पर सोच रहा था कि ये क्या क्या बकवास बातें सोचती रहती है। उसके बाद लाना यहाँ पर सोचते सोचते सो जाती है और जेंग तो एकदम हैरान रह गया था। नेक्स्ट मॉर्निंग हमें दिखाया जाता है ये दोनों साथ बैठ करके ब्रेकफास्ट कर रहे थे। इसके बाद हम देखते हैं लाना अपने फोन में टाइम देखती है और उसको पास्ट लाइफ का सीन याद आता है। यहाँ पर इस दिन यहाँ पर जेंग का एक्सीडेंट हो गया था और चैन भी अपने होश में आ गया था और उसकी माँ उसको होश में देखकर बड़ी ज्यादा खुश हुई थी। लाना के दिमाग में चल रहा था कि जेंग आज काम पर जाएगा और इसका कार एक्सीडेंट हो जाएगा। जेंग यहाँ पर लाना की मन की बातें सुन पा रहा था लेकिन समझ उसको कुछ भी नहीं आ रहा होता। फिर लाना जेंग से बोलती है कि आज तुम ऑफिस मत जाओ, तो फिर वो उसकी वजह पूछता है। लाना सोचती है मैं से ये तो बोल नहीं सकती, मैं रीबॉर्न हुई हूँ। कहती है मुझे एक बहुत बुरा सपना आया, मैंने देखा कि अगर आज तुम ऑफिस गए तो फिर तुम्हारा टेरेबल कार एक्सीडेंट हो जाएगा और इस वजह से तुम आज नहीं जा सकते। यहाँ पर रीबॉर्न वाली बात सुन लेता है और हम देखते हैं जेंग भी यहाँ पर लाना की बात मानकर घर पे रुकने के लिए मान जाता है। लाना भी ये बात जानकर थोड़ा रिलीफ फील करती है। इसके बाद हम देखते हैं जेंग यहाँ पर बैठा होता है और उसको न्यूज मिलती है जिस रूट से वो जा रहा था वहाँ पर एक एक्सीडेंट तो हुआ है और उसको रियलाइजेशन होता है कि लाना शायद सही में रीबॉर्न हुई है और उसे अभी भी इन बात पे यकीन आ ही नहीं रहा था। नेक्स्ट हम चैन को देखते हैं जो कि लंबे टाइम से कोमा में था और वो भी अपने होश में आ जाता है। उसकी मॉम अब उसके पास में आती है और कहती है बेटा फाइनली तुम अपने होश में आ ही कर। और चैन अपनी मॉम से पूछता है मॉम मैं कितने टाइम से सो रहा था। मॉम उसको इमोशनल होते हुए बताती है तुम 2 साल से कोमा में थे। और फिर वो यहाँ पर लाना के बारे में पूछता है कि माँ उससे बोलती है उस अनग्रेटफुल पर्सन के बारे में तो तुम बात ही मत करो, जब तुम अनकॉन्शियस थे तो फिर वो अपना ड्रामा ज्यादा टाइम तक कंटिन्यू नहीं रख पाई और फिर वो चली गई। मैंने तो तुमसे कहा ही था कि उस वुमन के ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। चैन तो इस बात पर यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि लाना उसको छोड़कर जा सकती है और वो सोचता है कि यहाँ पर कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है और ये बात वो अपनी मॉम से भी बोलता है लेकिन उसकी मॉम तो अपनी बातों पर अड़ी हुई थी। नेक्स्ट हम एक पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ पर लाना भी मौजूद होती है। उससे देखता है और उससे बोलता है लाना तुम मेरे फॉल्स का आंसर क्यों नहीं कर रही थी। और लाना के हाथ में यहाँ पर एक स्वीट थी, उससे लेने लग जाता है लेकिन वो उससे पीछे कर लेती है और उससे बोलती है मिस्टर जुओ अगर तुम्हें स्नैक्स खाने हैं तो फिर ना काउंटर पे से जाकर और ले लो। और यहाँ पर तो चैन को रियलाइजेशन ही नहीं हो पा रहा था कि ये लाना को हो क्या गया और फिर वो उससे सवाल भी करता है ये तुम्हें हो क्या गया है, मैं 2 साल से कोमा में था और तुमने मेरे लिए कितना कुछ करा है। और वो उससे बोल देती है कि हाँ मैंने तुम्हारी सेवा की, इसके लिए मुझे पेमेंट कर देना। और वो उसको 30,000 युआन बोल देती है। अभी हम देखते हैं यहाँ पर एक लड़की आती है, फिर वो चैन से बोलती है कि कुछ लोग तुम्हें अनकॉन्शियस देखकर इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा रहे थे और तुम्हें उन लोगों से अपने होश में आने के बाद दूरी रहना चाहिए। और पता है सिर्फ तुम्हारे अंकल से शादी भी कर ली। चैन तो ये बात बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था और वो तुरंत ही यहाँ पर लाना का हाथ पकड़ लेता है और कहता है होश में आने के बाद मुझे तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करना था। हम देखते हैं वहाँ पर जेंग भी पहुंच जाता है और वो सबसे बोलता है कि आज आप सब लोग यहाँ पर आए आपका शुक्रिया और मुझे ऑफिशियली आप सब लोगों को यहाँ पर अपनी वाइफ से इंट्रोड्यूस करवाना है। हम देखते हैं कि यहाँ पर वो सबको शॉक करते हुए अपने पैरों पर चलने लग जाता है व्हील चेयर से उठ के और यहाँ तो ये सब लोगों की बोलती एकदम बंद हो गई थी। चैन ने यहाँ पर लाना का हाथ पकड़ रखा था और फिर वो जेंग के खड़े हुए पैर को देखकर एकदम हैरान रह जाता है और फिर यहाँ पर जेंग चैन से बोलता है मेरी वाइफ का हाथ छोड़ दो और हम देखते हैं चैन ऐसा ही करता है। इसके बाद वो लाना का हाथ पकड़ता है और सभी लोगों के बीच में लेकर जाता है उसको। वो उसे काउच पे बैठाता है और चैन से बोलता है कि अब से तुम लाना को आंटी बोलोगे। चैन को तो एकदम रियलाइजेशन ही नहीं हो रहा था ये हो क्या रहा है और फिर वो जेंग के पास जाता है और कहता है ये आप क्या बोल रहे हो। इस पर जेंग चैन से बोलता है तुम 2 साल कोमा में क्या गए, तुम अपनी फैमिली के रूल्स के बारे में भूल गए क्या। और इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर उसका असिस्टेंट एक कप में टी लेकर आता है और कहता है कि ये तुम्हारी मॉम की तरह है अब तुम्हारे लिए रिश्ते में, फिर तुम्हें इसको अब रिस्पेक्ट शो करनी पड़ेगी। और कहता है कि अब ये सेरेमनी को तुम फुलफिल करोगे वो भी मेरी नजरों के सामने। चैन को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो जेंग से बोलता है जो कुछ भी आप ये करवा रहे हो
ये एकदम रिडिकुलस है। लेकिन हम देखते हैं जैंग यहाँ पर चैन के ऊपर प्रेशर डालने लग जाता है और कहता है अगर तुम परिवार के रूल्स फॉलो नहीं करना चाहते तो फिर मुझे नहीं लगता कि तुम्हें बिल्कुल भी इस फैमिली में रिकॉग्नाइज किया जाएगा। अगर जरा सी भी अक्ल बची है ना तो फिर जैसा बोलना चाह रहा है वैसा करते जाओ, नहीं तो देख लेना कि मुझसे बुरा तो कोई नहीं होने वाला है तुम्हारे सामने। चैन के पास में भी कोई भी ऑप्शन नहीं था और फिर वो जैंग के धमकाने पर यहाँ पर लाना के सामने रिस्पेक्ट शो करते हुए उसको टी ऑफर करता है। और लाना के दिमाग में चल रहा था प्रीवियस लाइफ में मुझे किडनैपर्स ने किडनैप कर लिया और तब तुम बोल रहे थे कि मेरी लाइफ एकदम वर्थलेस है और इस लाइफ में देखो तुम मेरे सामने नील डाउन होकर खड़े हो और यही तुम्हारा कर्मा है। और हम देखते हैं चैन ना चाहते हुए लाना से बोल रहा था कि ये टी आपके लिए। लाना भी यहाँ पर कहती है कि हाँ मेरे एल्डेस्ट नेफ्यू, अब से तुम्हें बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट शो करनी है मुझे और अपने शब्दों के साथ भी काफी ज्यादा केयरफुल रहना है। और वो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए यहाँ पर चैन के ऊपर ही चाय गिरा देती है। यहाँ पर चैन उसके ऊपर गुस्सा करने को होता है लेकिन जैंग उससे बोलता है कि देखो ये तुमसे रिश्ते में बड़ी है और ये बात तुम नहीं भूल सकते। अगर तुम इसको रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो फिर मुझे लगेगा कि तुम मुझे भी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। इस पर चैन के पास भी कोई ऑप्शन थोड़ी था और वो कहता है ठीक है मैं आपकी बात समझ गया। जैंग इसके बाद लाना को अपना हाथ देता है और कहता है चलो घर चलते हैं और वो भी उसके हाथ एकदम सलीकत के साथ में पकड़ लेती है। और चैन लाना और जैंग को साथ में जाता हुआ देखकर एकदम जल भुन गया था। उसके बाद यहाँ पर लाना नोटिस करती है कि असल में जैंग अपने पैरों पर खड़ा है। वो उससे उसका हालचाल पूछती है तो फिर वो कहता है कि मैं एकदम ही थका चुका हूँ और वेट नहीं कर रहा कार में जाकर बैठने का। और लाना को बुरा लग रहा था कि जैंग को उसके लिए सबके सामने यहाँ पर खड़ा होना पड़ा। और इसके बाद वो जैंग के असिस्टेंट से व्हील चेयर मंगवाती है और फिर जैंग को उस पर बिठा देती है। जैंग उससे सवाल करता है क्या कर रही हो तुम और हम देखते हैं लाना उसकी गोद में जाकर बैठ गई थी और कहती है कि मैं हाई हील्स पहन पहन के बहुत ज्यादा थक गई तो फिर अब हम लोग ऐसे घर चलते हैं। इस पर जैंग भी उससे बोलता है ठीक है मुझे कसकर पकड़ना और असिस्टेंट उन दोनों को यहाँ से ले जाता है। और चैन ये सब कुछ देख रहा था और उसको बड़ी ज्यादा चिढ़ हो रही थी अपने अंकल से। नेक्स्ट हम देखते हैं जैंग अपने घर पर होता है और वो यहाँ पे डाइनिंग टेबल पे होता है। वो सवाल करता है उसकी कॉफी कहाँ पर है तो फिर असिस्टेंट बोलता है कि कॉफी तैयार है पर वो आपकी वाइफ आपके लिए सब कुछ लेकर आ रही है। देन हम देखते हैं लाना ब्रेकफास्ट पूरा का पूरा रेडी करके ले आती है और कहती है कि देखो कॉफी वगैरह ना ये सब अंग्रेजों के चोचले होते हैं, मैंने तुम्हारे लिए चाइनीज क्रोजीन बनाया जो कि तुम्हारे पेट के लिए भी अच्छा होगा। और ये बोलकर वो यहाँ पर उसके लिए खाना सर्व कर देती है। बटलर भी यहाँ पर सोच रहा था कि क्या अब जैंग को गुस्सा आएगा। फिर वो उससे सवाल भी करता है कि आप नाराज हो तो फिर वो कहता है भला मैं क्यों नाराज होऊंगा। और इसके बाद जैंग बटलर को वहाँ से भेज देता है और हम देखते हैं लाना भी ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठकर ब्रेकफास्ट कर रही थी। और इसके बाद जैंग लाना से पूछता है कि तुम्हारे प्लान्स क्या है तो फिर लाना कहती है मैं जॉब ढूंढ रही हूँ और मैंने कुछ कंपनीज में अपना रेज्यूमे भी सेंड कर दिया है लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया अभी तक। इस पर यहाँ पे जैंग उससे बोलता है कि मेरी कंपनी भी इंटर्न ढूंढ रही है तो फिर कैसा रहेगा कि तुम उसमें एक ट्रायल ले लो। ना सोचती है कि उस कंपनी में मैं जाऊंगी, बुलशिट बात है बिल्कुल। ओनर की वाइफ वो इंटर्नशिप करूंगी तो फिर बाकी के एम्प्लॉयज क्या ही सोचेंगे। और उसके दिमाग में ये सारी बातें चल रही होती है। और फिर वो उससे बोलती है कि तुम्हारे साथ मैं दिन भर ऑफिस में रहूंगी और रात में भी घर पे, मुझे नहीं लगता कि शादी में ऐसा कुछ होना चाहिए। इस पर वो बोलता है कि देखो मैं तुम्हें एकदम तो जॉब दिलवा नहीं दूंगा, तुम सारी की सारी फॉर्मेलिटीज को क्लियर करके ही मेरी कंपनी में काम कर सकती हो। तो वो कहती है मेरी क्वालिफिकेशंस के ऊपर बिल्कुल भी यहाँ पर तुम एकदम क्वेश्चन नहीं कर सकते, मैं बहुत ज्यादा अच्छी पढ़ी लिखी लड़की हूँ और तुम्हारी कंपनी का इंटरव्यू मैं चुटकियों में पास कर लूंगी। और जैंग उसकी बातें सुनकर स्माइल करने लग जाता है। और लाना के दिमाग में चल रहा था कि ये तो किसी चाइनीज ड्रामा के प्लॉट की तरह है। और इसके बाद वो उससे बोलता है ठीक है तुम काम पर आ सकती हो। अगले सीन में हम लाना को देखते हैं जो कि एचआर के पास में अपने डॉक्यूमेंट्स देती है। यहाँ पर एचआर लिंडा लाना की क्वालिफिकेशंस देखती है और कहते हैं देखो क्वालिफिकेशंस तो तुम्हारे पास में बहुत सारी, लेकिन इस कंपनी में ना जॉब लेने के लिए सिर्फ और सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि स्किल्स भी लगते हैं। यहाँ पर लाना सोचती है कि इसमें तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है और फिर वो अपने आइडियाज को उसके सामने पुट फोर्थ करने लग जाती है। और लिंडा भी यहाँ पर उसकी इतनी ज्यादा अच्छे आइडियाज से जेलस हो रही थी, लेकिन फिर भी वो सच बोलती है और कहती है कि हाँ तुम्हारा पीओवी काफी ज्यादा यूनिक है। और लाना के दिमाग में चल रहा था कि उसके प्रीवियस लाइफ के एक्सपीरियंसेस यहाँ पर तो काम आ ही रहे हैं। हम देखते हैं लिंडा यहाँ पर लाना को यहाँ जैंग से इंट्रोड्यूस करवाती है, कहती है कि ये हमारी कंपनी के डायरेक्टर हैं। और लिंडा जैंग को भी लाना से इंट्रोड्यूस करवाती है क्योंकि उसे तो पता ही नहीं था कि ये दोनों साथ में पति पत्नी है। ये बात हम देखते हैं जैंग लिंडा से बोलता है अच्छा ठीक है तुम जाओ मैं इससे बात कर लूंगा। लिंडा लाना से बोलती है केयरफुल रहना और ये बोलकर वो चली जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर जैंग लाना को अपने सामने वाले काउच पे बैठने के लिए बोल देता है। इसके बाद यहाँ पर वो उसके पैर में से उसका शूज निकालता है और उसका पैर देखने लग जाता है। इसके बाद वो एक कॉल करता है और फ्लैट शूज ऑर्डर कर देता है। लाना इसके लिए मना करती है लेकिन वो उससे बोलता है चुप रहो तुम। और इसके बाद हम देखते हैं असिस्टेंट यहाँ पर लेकर आ जाता है और यहाँ पर असिस्टेंट बैंडेज भी लेकर आया था। और हम देखते हैं कि जैंग यहाँ पर लाना के पैर में बैंडेज भी लगा रहा था। यहाँ पर हम देखते हैं लाना के दिमाग में चल रहा था ये मेरी इतनी फिक्र कर रहा है कहीं ये मुझे
कोई बकरी का बकरा तो नहीं बनाना चाहता। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर सेक्रेटरी लग्जरी ब्रांड के शूज का बॉक्स भी उसको हैंड ओवर करता है। जैंग यहाँ पे लाना से बोलता है कि लो तुम इन शूज को पहन लो। लाना उससे बोलती है कि तुम मेरी फिक्र करे हो, ये चीज मैं अप्रिशिएट करती हूँ। देखो मैं तुम्हारी सेक्रेटरी के तौर पर यहाँ पर आई हूँ, तो फिर मुझे चाहिए कि तुम मुझे एकदम सबकी तरह ट्रीट करो। फिर वो खड़ी हो जाती है और कहती है कि बैंडेज लगाने के बाद मुझे बेटर फील हो रहा है। नेक्स्ट सीन में हम लाना को देखते हैं जो कि यहाँ पर काम कर रही थी और उसके दिमाग में चल रहा था उसको भूख लग रही है और उसको थाई रेस्टोरेंट जो कि खुला हुआ है उसमें लंच करना है। जैंग यहाँ पर लाना के थॉट्स को सुनने के लिए उसके पास में अपनी व्हीलचेयर बढ़ा रहा होता है। असिस्टेंट यहाँ पर जैंग की इन एक्टिविटीज को देखकर उससे पूछता है कि आप आखिरकार इतनी ज्यादा दीवार की तरफ क्यों बढ़े जा रहे हो, आपको कुछ सुनाई दे रहा है क्या? लेकिन हम देखते हैं जैंग अपने असिस्टेंट से बोलता है चुप हो जाओ तुम। और यहाँ पर हम लाना को देखते हैं जिसके दिमाग में खाने की बातें चल रही थी। हम लिंडा को देखते हैं जिसको एक कॉल आती है और उसको पता चलता है कि लाना ऑफिस में नहीं है और ये बात जानकर उसको अच्छा नहीं लगता। हम लाना को देखते हैं जो कि जैंग के ऑफिस में बैठकर अपने पसंद का खाना खा रही थी, वो भी एकदम एंजॉय करते हुए। ये खाना खाते हुए बहुत ज्यादा खुश हो रही थी और जैंग लाना को देखकर, और लाना के दिमाग में चल रहा था कि फाइनली मेरे एफर्ट्स अब वर्थ इट होंगे। और वो मन ही मन बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। उसका बॉस भी हैंडसम और वेल्दी है और जेनरस भी। और उसके दिमाग में सबसे बड़ी बात तो ये चल रही थी कुछ टाइम में वो फ्री हो जाएगी और उसके हाथ 50 मिलियन भी लग जाएंगे। और ये बात सुनकर जैंग को बुरा लग जाता है और वो अपना गुस्सा शो करते हुए फाइल को जोर से टेबल पे पटक देता है। और यहाँ पर वो अपने असिस्टेंट से म्यूजिक प्ले करवाता है और फिर असिस्टेंट यहाँ पे जैंग से लंच करने के लिए बोलता है और जैंग उससे बोल देता है बस पेट भर गया मेरा। और लाना के दिमाग में चल रहा था मुझे तो खुश होना चाहिए, मुझे पैसे मिलेंगे, तो वो इतना सैड सा क्यों फील कर रही हूँ अब मैं। अगले सीन में हम लाना को देखते हैं जो कि यहाँ पर चश्मा पहनकर जैंग के ऑफिस में आती है और वो कहती है कि सबके सब चले गए। मुझे लगता है कि हमें एक भी इनअप्रोप्रिएट एनकाउंटर दूसरे वर्कर्स के साथ में अवॉइड ही करना चाहिए। आफ्टर ऑल इस ऑफिस में मैं एज अ वर्कर ही तो काम करती हूँ। इसके बाद जैंग यहाँ पे लाना से बोलता है कि असल में तुम्हें मेरे साथ घर चलना पड़ेगा, शादी के बाद ये पहला हमारा फैमिली डिनर होगा ना। जैसे ये सुनती है उसको अपनी पास्ट लाइफ याद आ जाती है जहाँ पर वो चैन और उसकी मॉम को सर्व किया करती थी और उसकी मॉम उससे बोलती है ना ज्यादा टाइम लगता है, तुम्हें पता है चैन कितना ज्यादा भूखा है, हमारे साथ बैठकर खाना भी नहीं चाहिए, गेस्ट भी आने वाले हैं, जाकर के तुम और डिशेस प्रिपेयर करो किचन में जाकर। और चैन भी यहाँ पर बिल्कुल भी लाना के लिए स्टैंड नहीं लेता और इसे बोलता है कि अगर मॉम ने ये करने बोला है तो फिर तुम्हें ये करना पड़ेगा, मॉम को अपसेट करने की कोई जरूरत नहीं है। लाना बेचारी क्या करती है और फिर हम देखते हैं वो चली जाती है। इतनी ज्यादा डिसरिस्पेक्ट उसको बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं हो पा रही थी। प्रेजेंट में हम देखते हैं लाना यहाँ पर वो सब कुछ याद करके काफी ज्यादा परेशान हो रही थी। उसके दिमाग में था कि उन लोगों को दोबारा देखने का उसका बिल्कुल दिल नहीं है। फिर हम देखते हैं कि जैंग तो लाना की सारी मन की बात सुनी लेता है, तो फिर वो उससे सवाल करता है क्या तुम नहीं जाना चाहती हो। और फिर वो उससे कहता है अगर तुम्हारा मन ना हो जाने का तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। और फिर लाना सोचती है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, उसे पूरी की पूरी हिम्मत के साथ में उन लोगों को फेस करना चाहिए जो उन्होंने पास्ट लाइफ उसकी एकदम हेल्प कर दी थी। और फिर वो उससे बोलती है कि वो चलने के लिए तैयार है। और यहाँ पर जैंग उससे बोलता है शायद 50 मिलियन के लिए तुम अपना प्रोफेशनलिज्म दिखा रही हो। और लाना कहती है कि हाँ कुछ ऐसा ही समझ लो और मुझे सारे के सारे गेस्ट को भी फेस करना चाहिए। और फिर वो उसके पास आती है और उसे कहती है कि एट द एंड हम दोनों हस्बैंड और वाइफ हैं और हर एक ओकेजन को हमें साथ मिलकर ही अटेंड करना है। और जैंग भी यहाँ पर लाना को मेक श्योर करवाता है कि उसके होते हुए लाना को कोई भी हार्म नहीं कर सकता। और लाना भी ये बात जानकर खुश होती है और वो स्माइल करती है। सीन में हम देखते हैं ये दोनों यहाँ पर कार से पहुंच जाते हैं जैंग की फैमिली के घर पे। यहाँ पर जैंग को व्हील चेयर पर उसका असिस्टेंट लेकर जा रहा था लेकिन लाना बीच में इंटरप्रिएट करती है और कहती है कि वो जैंग को लेकर जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर स्टेयरकेस आता है। यहाँ पर वर्कर जैंग की व्हील चेयर उठाकर उसको नीचे लेकर जा रहे थे लेकिन लाना उन्हें रोक देती है। फिर हम देखते हैं कि वो यहाँ पर वुडन स्टैक लेकर आती है और उसमें से उसकी व्हील चेयर को स्लाइड करके वो नीचे ले जाना चाहती थी। जैंग सोचता है कि मैं क्रिपल हूँ और वो बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं करवाना चाहती है। और वो याद करता है किस तरीके से उसके वर्कर जब उसको यहाँ से उठाकर ले जाया करते थे तो फिर लोग ये चीज नोटिस करते थे। और याना ऐसा बिल्कुल भी नहीं करवाना चाहती है। देन हम देखते हैं लाना यहाँ पर जैंग के पास आती है और उसे कहती है चलो अब हम चलते हैं। और इसके बाद यहाँ पर वो उसकी व्हील चेयर को स्लाइड करके नीचे लेकर जा रही थी। और लाना के दिमाग में चल रहा था कि ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा है, ये तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बंदा है। और वो उसके बारे में ही सोचती रहती है और यही सोचते सोचते यहाँ पर उसकी व्हील चेयर को नीचे लेकर आ गई थी। लाना जैंग से बोलती है तुम्हें स्लाइड करके कैसा लगा। और जैंग यहाँ पर अपनी व्हील चेयर को रोक लेता है। और लाना उससे बोलती है कि क्या हो गया, अभी थोड़े से स्टेप्स और चलने हैं। हम देखते हैं जैंग लाना को अपनी तरफ पुल करके अपनी व्हील चेयर पे बिठा लेता है और वो उससे बोलता है कि तुम भी अब स्लाइड को एंजॉय करो। लाना भी ये चीज एंजॉय कर रही थी और जैंग उसको देखकर स्माइल कर रहा था और वो उसको स्माइल करता हुआ देखकर शर्माने लग जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं जब ये लोग फैमिली के घर पे पहुंचते हैं तो फिर वहाँ पर चैन और उसकी मॉम ऑलरेडी खड़े हुए थे। यहाँ पर चैन की मॉम उन दोनों को देखकर बोलती है मैं भी तो देखूं कौन आया अभी। लाना यहाँ पर चैन की मॉम और चैन को देखकर व्हील चेयर पर से उठ जाती है
और उसके दिमाग में चल रहा था कि इन लोगों ने मुझे साथ में देख लिया, अब मैं इनके सामने क्या एक्सक्यूज बनाऊंगी। और चैन की मॉम यहाँ पर ताना सा देते हुए बोलती है कि अच्छा हाँ, तुम लोगों की तो नई नई शादी हुई है ना, इसलिए न्यू एक्सपीरियंस एक दूसरे के साथ में ले रहे हो। बहुत ज्यादा थॉटफुल बात है ये तो। और इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर चैन की मॉम लाना को ताने देना बंद ही नहीं कर रही थी। लाना यहाँ पर अपने लिए कुछ एक्शन लेती है, लेकिन हम देखते हैं कि चैन की मॉम के पास में जैंग जाता है और कहता है कि तुम दूसरों को अपनी टोन वॉइस से जज कर रही हो ना, मुझे नहीं लगता कि तुम एकदम दूध की धुली हुई हो। और ये बात जानने के बाद चैन की मॉम को बड़ा ज्यादा गुस्सा आता है। और इसके बाद यहाँ पर चैन की मॉम को जैंग बहुत ज्यादा सुनाता है। चैन यहाँ पर जैंग से बोलता है, अंकल मुझे नहीं लगता कि आपको एल्डर्स को पब्लिकली इस तरीके से ह्यूमिलिएट करना चाहिए। लेकिन चैन कोई खास रिस्पॉन्स नहीं देता और इस वजह से चैन की मॉम बहुत ज्यादा यहाँ पर चिढ़ जाती है और फिर वो अंदर चली जाती है और चैन भी अपनी मॉम के साथ चला गया था। और यहाँ पर इसके बाद ये लोग आगे बढ़ जाते हैं। अगला सीन हम यहाँ पर लव फैमिली के एल्डर का देखते हैं। नेक्स्ट सीन में हम यहाँ पर जैंग को देखते हैं जो कि लाना के पास जाता है, जो कि ब्लैंकेट में लेट करके रो रही थी। वो सोचता है ये रो क्यों रही है, वो ब्लैंकेट हटाता है और लाना यहाँ पर उसके गले लगकर रोने लग जाती है। और फिर वो अपना यहाँ पर फोन दिखाती है और कहती है देखो इस नोवेल में कितनी ज्यादा सैड सैड बातें लिखी हुई हैं। और यहाँ पर वो कह रही थी कि इसको पढ़कर तो मेरा एकदम दिल टूट गया। जैंग यहाँ पर उस नोवेल को देखता है और कहता है कि इस मेल लीड के भी अपने रीजंस होंगे, तुम इतनी ज्यादा परेशान मत हो। और फिर वो अपनी पूरी की पूरी नोवेल की स्टोरी यहाँ पर जैंग को इंटरप्रिएट करने लग जाती है। जैंग यहाँ पर सुनता है कि लाना क्या क्या पढ़ती रहती है, तो फिर उसके गाल को जोर से पिंच करता है और कहता है कि तुम थोड़ी सुधर जाओ, पता नहीं क्या क्या चलता रहता है तुम्हारे अंदर। लाना यहाँ पर उससे अपना गाल छुड़वाती है और फिर यहाँ पर वो जैंग को एक पीजे सेट दिखाती है और जैंग ये देखकर उससे पूछता है कि क्या है ये। फिर वो कहती है कि मैंने ये तुम्हारे लिए खरीदा है, बिल्कुल सेम टू सेम मेरे जैसा। दोनों सेम सेम पीजे सेट पहनेंगे और साथ में कितने ज्यादा क्यूट लगेंगे, क्या तुमने कभी सोचा है इस बारे में। लेकिन फिर लाना के दिमाग में चलता है जैंग का रिएक्शन देखने के बाद कि शायद इसको ये चाइल्डिश लग रहा है और मुझे इसको इस चीज के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए कि वो मेरे जैसा पीजे सेट पहने। शायद इसको ये प्लेन बैग एकदम बोरिंग से ही पसंद आता है। लेकिन हम देखते हैं जैंग जो कि लाना के मन की बात सुन पा रहा था, वो ये सुनकर यहाँ पर वो पीजे सेट ले लेता है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर जैंग वो पजामा सेट पहनकर आ जाता है और लाना उसको देखकर कहती है कि वाओ तुम कितने ज्यादा कूल लग रहे हो। और वो मन में तो उसकी तारीफ पे तारीफ पे तारीफ करे जा रही थी। के बाद लाना जैंग के पास आती है और उसके चीक्स पे किस कर देती है, कहती है गुड नाइट किस थी, और ये बोलकर वो यहाँ पर सोने के लिए लेट जाती है। जैंग यहाँ पर उसके पास में आता है और लैंप ऑफ करता है और फिर उसको दोबारा से किस कर देता है। और लाना तो ये देखकर एकदम शर्मा गई थी। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है ये दोनों साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे थे और इसी बीच जैंग को कॉल आती है। यहाँ पर लाना बोलती है कि तुम्हारे डैड तुम्हें कॉल कर रहे हैं, तुम उठा लो। कहीं ये सब कुछ इस वजह से तो नहीं क्योंकि कल हम वहाँ से बहुत ज्यादा जल्दी में आ गए थे और उनसे ज्यादा अच्छे से मिल भी नहीं पाए। मैं वहाँ पर खाने पे बुलाया गया था और मेरी वजह से तुम वहाँ पर अपनी फैमिली का डिनर भी अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाए। जाओ तुम उनका फोन उठा लो। लेकिन हम देखते हैं कि जैंग लाना से बोल देता है कि ये कॉल उठाना इतना भी ज्यादा जरूरी नहीं है। लाना कहती है कि तुम जितनी ज्यादा अपनी प्रॉब्लम से भागोगे उतनी ज्यादा ये बढ़ती जाएंगी, तो वो बेटर यही होगा कि तुम उनका डटकर सामना करो। और वो उसको सजेशंस देने लग जाती है। यहाँ पर जैंग भी लाना की बात मान जाता है और उसके बाद वो कॉल उठा लेता है। अगले सीन में हम जैंग को देखते हैं जो कि फैमिली लंच के स्पेयर टाइम पे फिर से जाता है लाना के साथ में। यहाँ पर उसके डैड चैन उसकी मॉम भी मौजूद थे। चैन की मॉम यहाँ पर जैंग को देखकर कहती है कि तुम खुद को बहुत बड़े नवाब समझते हो क्या, इतना ज्यादा लेट आए हो तुम खाने पे, तुम्हें क्या लगता है कि हर कोई तुम्हारा एकदम बेवकूफों की तरह इंतजार ही करता रहा करेगा। जैंग को तो यहाँ पर गुस्सा आ रहा था लेकिन वो कुछ बोलता नहीं क्योंकि चैन की मॉम तो पहले से कितनी ज्यादा बॉदर्ड लग रही थी। हम देखते हैं यहाँ पर जैंग के डैड उससे बोलते हैं हमने मैरिज सर्टिफिकेट ऑब्टेन कर लिया है, इतना काफी है, ज्यादा कोई बिग वेडिंग करके शोर करने की जरूरत नहीं है। लाना के दिमाग में चल रहा था कि इनको क्यों पेट में दर्द हो रहा है, अगर मुझे बिग वेडिंग मिल भी जाएगी तो। उसके बाद हम देखते हैं ये लोग एक बिजनेस प्रोजेक्ट के बारे में बात करने लग जाता है। लाना जैसे उसके बारे में सुनती है उसके दिमाग में चलने लग जाता है लाइफ में भी इस प्रोजेक्ट ने टेक प्लेस किया था और फिर वो बाद में बहुत ज्यादा बुरी तरीके से फेल हो गया था। जैंग जो कि लाना के मन की बात सुन लेता है वो इस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देता है। चैन इसके लिए ऑब्जेक्शन उठाता है और कहता है मिलियंस की फंडिंग होगी इसमें और हमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। लेकिन वो इसके लिए साफ साफ मना कर रहा था और कह रहा था कि इसका कोई भी मतलब नहीं बनता है। इस पर जैंग के डैड उसके ऊपर भड़कते हैं और कहते हैं कि आखिरकार तुम होते कौन हो इस परिवार में फाइनल डिसीजन लेने वाले। जैंग कहता है कि उसको ठीक से बिजनेस की समझ नहीं है और मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ एकदम सही कर रहा हूँ। जैंग के डैड उसके ऊपर हाथ उठाते लेकिन हम देखते हैं लाना उनको रोक देती है। और फिर लाना के दिमाग में चलने लग गया था कि अगर इन्होंने गलती से भी ये प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया ना तो बहुत ज्यादा बुरी तरीके से डूब जाएंगे। और हम देखते हैं कि यहाँ पर चैन भी इस प्रोजेक्ट में होने वाले घोटालों के बारे में सबके सामने बताने लग जाता है। लाना भी जैंग की बातें सुनकर सोच में पड़ जाती है कि इसको इतना ज्यादा पता कैसे है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। हम देखते हैं कि चैन ये सारी बातें सुनकर चिढ़ जाता है और कहता है कि मैं जिस भी चीज में इंटरेस्ट दिखाता हूँ वो तो कभी भी इस चीज
चीज को घर में एग्री करना ही नहीं होता है। और चैन की मॉम भी जैंग से बोल देती है कि तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी डिसेबिलिटी का फायदा उठा रहे हो ताकि हम लोग तुम्हारे ऊपर सिंपैथेटिक होकर हमेशा तुम्हारी बातें माने। लेकिन लाना साफ साफ चैन की मॉम से बोल देती है कि फालतू बातें करना बंद करो, वो सिर्फ और सिर्फ वैलिड पॉइंट उठा रहा है। और हम देखते हैं कि इन लोगों के बीच में झगड़ा पड़ता ही जा रहा था। और इसके बाद जैंग के डैड चैन से ही मना कर देते हैं कि अब ये प्रोजेक्ट नहीं होगा। लाना जैसे ये बात जानती है वो तो बड़ी ज्यादा खुशी से खाना खाने लग जाती है, सोचती है चलो ये टेंशन भी खत्म हो गई। लेकिन लाना को अब जैंग के ऊपर शक होने लग गया था कि उसे सारी की सारी बातें कैसे समझ में आ जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं जैंग यहाँ पर लाना का लाया हुआ पजामा शर्ट पहनकर बेड पर लेटा हुआ था और लाना भी बेड पर आती है और वो सोचती है कहीं ये मेरे मन की बातें सुन तो नहीं पाता। फिर वो बेड पर आकर बैठती है और फिर जैंग से सवाल करती है कि तुम्हें यहाँ पर उस प्रोजेक्ट के बारे में नॉलेज कैसे थी। तो वो कहता है कि रिसर्च वगैरह करनी पड़ती है, अगर किसी बिजनेस मॉडल में अगर हम पैसे डालते हैं तो फिर इसलिए पता था। और फिर लाना भी सोचती है कि शायद मैं ज्यादा नॉवेल्स पढ़ने लग गई हूँ इसलिए मेरे दिमाग में ऐसी बातें चल रही है, ऐसा होता थोड़ी है। और फिर वो बोलती है कि ठीक है मैं सोने के लिए जा रही हूँ और वो भी लाइट्स ऑफ कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं जब ये दोनों सोने के लिए लेट जाते हैं तो फिर यहाँ पर चैंग को अपनी मॉम के एक्सीडेंट का नाइटमेयर आता है, जहाँ पर वो अपनी मॉम को रेस्क्यू नहीं कर पाया था और इसी नाइटमेयर की वजह से उसकी आंख भी खुल जाती है। लाना यहाँ पर उसको नोटिस करती है और उसको कंफर्ट करती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ में ही हूँ और तुम्हें कोई भी हर्ट नहीं कर सकता। लाना को पता था कि चैन के पैर भी उस एक्सीडेंट की वजह से खराब हुए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अगले दिन लाना बटलर से मिलती है और वो बताती है कि असल में चैन नाइटमेयर्स को फेस कर रहा है, एग्जैक्टली उसके साथ हुआ क्या था। वो बटलर ये बता देता है कि उसके बर्थडे वाले दिन उसकी मॉम इस दुनिया से चली गई थी और इसी वजह से वो इतना ज्यादा परेशान रहता है। इतनी ज्यादा दुखद कहानी जानने के बाद लाना को भी काफी ज्यादा सैड फील होता है और हम देखते हैं वहाँ पर जैंग भी पहुंच जाता है, पूछता है कि क्या बात हो रही है। तो फिर बटलर कहता है कुछ खास नहीं, बस यूं ही। उनके जाने के बाद हम देखते हैं लाना यहाँ पर जैंग के लिए बहुत ज्यादा टेरेबल फील कर रही थी। अगला सीन हम कंपनी का देखते हैं जहाँ पर लाना एम्प्लॉयज को प्रेजेंटेशन दे रही होती है। असिस्टेंट भी ये सब कुछ देख रहा था और वो सोच रहा था ये बहुत ज्यादा अच्छे से मैनेज करती है। फिर हम देखते हैं वो प्रेजेंटेशन खोल रही होती है और तभी उसके फोन में यहाँ पर मैसेजेस खुल जाते हैं जो कि यहाँ पर सबके सामने भी ब्रॉडकास्ट हो गए थे। लिंडा ये चीज का फायदा उठाती है और फिर वो यहाँ पर लाना के ऊपर गुस्सा करने लग जाती है और कहती है कि तुम्हें बिल्कुल भी प्रोफेशनली बिहेव करना नहीं आता। लेकिन हम देखते हैं कि असिस्टेंट ही लाना के लिए लिंडा के खिलाफ एक्शन ले लेता है, लेकिन लिंडा और असिस्टेंट के बीच में बहुत ज्यादा बहस होने लग जाती है। ये सब कुछ चल ही रहा था कि तभी हम देखते हैं यहाँ पर जैंग पहुंच जाता है और वो कहता है तुम्हें ज्यादा शोर क्यों करी थी। तो फिर लिंडा कहती है कि मैं रेगुलेशंस के बारे में बात करी थी और फिर वो सबके सामने रिवील कर देता है कि असल में लाना का हस्बैंड तो वही है और वो सबको वार्न करता है कि अब से लाना से कोई भी पंगा नहीं लेगा। और इसके बाद वो लिंडा को तो काम से ही निकाल देता है और लाना यहाँ पर बड़ी ज्यादा ब्लश कर रही थी कि उसके लिए इतने अच्छे से स्टैंड लिया गया। अगले सीन में हम यहाँ पर जैंग और असिस्टेंट को देखते हैं जो कि उसके ऑफिस में थे और असिस्टेंट यहाँ पर जैंग को कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहा था। फिर हम देखते हैं कि जैंग को काम करते करते रात हो जाती है और उसके बाद लाना जैंग को कॉल करती है और कहती है काफी ज्यादा लेट हो गया, क्या तुम्हें आज घर नहीं आना। तो फिर वो भी बोल देता है कि मैं घर आ रहा हूँ और ये बोलकर वो पैदल पैदल ही चला जाता है और असिस्टेंट कहता है कि आप व्हील चेयर पे बैठ के जाओ। तो वो कहता है कोई बात नहीं, आज मैं पैदल पैदल ही चला जाऊंगा। इस सीन में हमें दिखाया जाता है लाना यहाँ पर जैंग के पैरों को दबा रही थी और उससे कह रही थी कि तुम्हें इतना ज्यादा जल्दी में पैदल आने की क्या जरूरत थी। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं। उसके बाद यहाँ पर लाना उसको सजेशंस देने लग जाती है जिससे उसके पैर ठीक हो जाएं। यहाँ पर वो भी उसकी सारी की सारी बातें सुन रहा था और लाना को जैंग के ऊपर काफी ज्यादा तरस भी आ रहा होता है कि बेचारा इतनी कम उम्र में क्रिपल हो गया। और लाना यहाँ पर जैंग को अपने साथ में इमेजिन भी करने लग जाती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि जैंग लाना को देखकर अपने फिजिकल एग्जामिनेशन करवाने के लिए मान जाता है। लाना जैसे ये बात जानती है उसको काफी ज्यादा खुशी होती है और खुशी खुशी में वो उसके ऊपर ही गिर जाती है। इसके बाद वो उसको किस करती है, लेकिन हम देखते हैं कि जैंग यहाँ पर फेस टर्न करके लेट जाता है इसके बाद, और फिर ये दोनों साथ में अपनी सारी की सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं मॉर्निंग में जब लाना उठती है तो फिर जैंग एक फ्यूनरल के लिए तैयार हो गया था जो कि मिस्टर शू का था। लाना जैसे ये सुनती है वो याद करते हैं कि पास्ट लाइफ में मिस्टर शू की जो विडो थी उसकी अपॉर्चुनिटी उठाते हुए चैन और उसकी मॉम ने उससे एक एग्रीमेंट साइन करवा लिया था। ना प्रेजेंट में बोलती है कि वो भी उस फ्यूनरल में चलेगी और हम देखते हैं कि जैंग भी इसके लिए मान जाता है। नेक्स्ट हम फ्यूनरल का सीन देखते हैं जहाँ पर चैन की मॉम मिस्टर शू की विडो से वो एग्रीमेंट साइन करवा रही थी और वो बेचारी वुमन बहुत ज्यादा सैड होती है। लाना यहाँ पर पहुंच जाती है और चैन की मॉम उससे बोलती है देखो तो जरा कौन आया यहाँ पे, और वो लाना को जबरदस्ती ताने दिए जा रही थी। लेकिन हम देखते हैं कि लाना भी उसको उल्टा जवाब दे ही देती है। चैन की मॉम को गुस्सा आ गया था और वो लाना को हिट करती है, लेकिन हम देखते हैं तभी जैंग आ जाता है और वो उसका हाथ रोक लेता है। और अब तो यहाँ पर चैन की मॉम नाटक करने लग जाती है कि उसके हाथ में ज्यादा चोट लग गई और उसको दर्द हो रहा है। अभी हम देखते हैं यहाँ पर जैंग आकर उसको रोकता है और हम देखते हैं कि जैंग यहाँ पर टेबल पर एक डॉक्यूमेंट पटक देता है और कहता है कि जो प्रॉपर्टी तुम हड़पने की कोशिश कर रहे हो उसको नहीं हड़प सकते। चैन और उसकी मॉम को रियलाइजेशन
मेंशन हो जाता है कि यहाँ पर उनकी कोई भी दाल नहीं गलने वाली, तो फिर वो लोग यहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं लाना और जैंग बाहर आ जाते हैं और लाना जैंग की तारीफ करती है कि उसने उन लोगों को बढ़िया तरीके से सबक सिखा दिया। उसके बाद हम देखते हैं ये लोग बात कर रहे होते हैं और जैंग लाना से बोलता है मैं क्रिपल हूँ, मेरा कुछ भी नहीं पता मुझे कब क्या हो जाए, तो फिर अगर मुझे कुछ भी होता है तो फिर तुम मेरी कंपनी की पूरी जिम्मेदारी उठाओगी। वो उससे मना कर दिया, लेकिन वो उससे बोलता है कि तुम्हें ये बात माननी पड़ेगी और वो उसको बहुत ज्यादा इंसिस्ट करता है। और हम देखते हैं कि लाना भी अब इसके लिए मान जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं रात में जैंग लाना को एक डॉक्यूमेंट देता है और अब जैंग लाना को अपनी कंपनी का ऑफिशियल शेयर होल्डर बना रहा था। लाना भी यहाँ पर उसके इतने ज्यादा अच्छे जेस्चर से काफी ज्यादा खुश होती है। अगले सीन में हम जैंग को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपने पैर ठीक करवाने के लिए थेरेपी ले रहा था। डॉक्टर फिर उसको यहाँ पर संभाल कर बैठाते हैं और कहते हैं मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि तुम खुद को बेटर करने की कोशिश कर रहे हो। एक बात जान लो, ये जर्नी बिल्कुल भी इजी नहीं होने वाली है क्योंकि तुम्हारे पैरों की मैक्सिमम स्ट्रेंथ एकदम खत्म हो चुकी है, लेकिन तुम्हारे पैर को शायद कुछ मसाजेस मिली है जिससे तुम्हारे पैर काफी ज्यादा सही लग रहे हैं। मुझे जैंग भी याद करता है कि लाना ने उसके पैर दबाए थे और वो खुशी से इस बात को डॉक्टर को बताने लग जाता है। डॉक्टर भी जैंग से बोलते हैं कि अगर ऐसे ही तुम्हारे साथ में होता रहा तो फिर तुम धीरे धीरे ठीक हो जाओगे, और ये जानने के बाद उसको काफी ज्यादा खुशी होती है। नेक्स्ट हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर जैंग को रात में नींद नहीं आ रही थी क्योंकि उसके पैरों में काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। लाना ये चीज नोटिस करती है और फिर वो बाहर जाकर के डॉक्टर को कॉल करती है। डॉक्टर यहाँ पर बोलते हैं कि जैंग काफी ज्यादा लंबे टाइम से व्हील चेयर का इस्तेमाल कर रहा था और अचानक से उसने अपने पैरों की थेरेपी और एक्सरसाइज स्टार्ट कर दिया है, तो फिर ये पेन होना काफी ज्यादा नॉर्मल है। नेक्स्ट हम देखते हैं लाना यहाँ पर जैंग के पास में पेन किलर वाली मेडिसिन लेकर जाती है और उसको दवाई देती है और फिर वो यहाँ पर उससे कहती है कि तुम बहुत ज्यादा इंटेंस एक्सरसाइज एकदम स्टार्टिंग से मत करो, फिर वो उसको आराम करने के लिए बोल देती है। अगले सीन में हम देखते हैं जैंग अपने ऑफिस में दोबारा से डॉक्टर के साथ में थेरेपी करवाता है और डॉक्टर जैंग को बताता है कि कल रात जो दवाई तुम्हें दी गई थी ना, वो कोई भी मेडिसिन नहीं थी, बस एक नॉर्मल सी पिल थी। तुम्हें इसलिए दी गई थी क्योंकि मैंने लाना से बोला था कि तुम्हें मेंटली यहाँ पर फील करवाया जाए कि तुम्हें दवाई मिल गई है और तुम्हें पेन नहीं हो रहा है। जैंग यहाँ पर डॉक्टर के जाने के बाद लाना की इस बात पर काफी ज्यादा इम्प्रेस था और वो स्माइल कर रहा था। अगले सीन में हम लाना को देखते हैं जो कि बटलर के पास होती है और वो कहती है एग्रीमेंट खत्म होने में सिर्फ और सिर्फ 2 महीने रह गए हैं, क्या कोई तरीका है इसको एक्सटेंड करवा दिया जाए। बटलर कहता है कि अब मैं इसमें क्या ही कर सकता हूँ। नेक्स्ट हम देखते हैं दोनों बेड पर होते हैं और इनकी अलग ही मस्ती चल रही होती है। अगले सीन में हम लाना को देखते हैं जो कि ऑफिस में होती है, जहाँ पर मीटिंग में चैन भी मौजूद था जो कि अपने साइड की प्रेजेंटेशन दे रहा था। लाना को यहाँ पर उसके प्लान में कुछ फ्लॉज नजर आते हैं और वो उसके लिए उसको कॉल आउट करती है, लेकिन वो कहता है कि मुझे लगता है कि तुम सिर्फ और सिर्फ जानबूझकर मुझे टारगेट कर रही हो। लाना यहाँ पर सोचती है कि वो इस प्रोजेक्ट को बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ने दे सकती, इससे कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, और वो उसको मना करती है। लेकिन चैन उसकी बात माने बिना उस प्रोजेक्ट को साइन करने ही वाला था, लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पर जैंग आ जाता है और वो चैन को रोक लेता है और कहता है कि जो कुछ भी ये बातें कर रही है वो सारी की सारी फैक्चुअल है। और इसके बाद वो उसको एक डॉक्यूमेंट हैंड ओवर करता है। यहाँ पर चैन भी उस डॉक्यूमेंट को चेक करता है और इसके साथ में जो बिजनेसमैन देखे हुए थे वो भी देखते हैं। हाँ, इसमें तो 2 मिलियन का डेब्ट हो जाएगा। और इसके बाद जैंग उस प्रोजेक्ट को अप्रूव करने के लिए साफ साफ मना कर देता है। अगले सीन में हम लाना को देखते हैं जो कि काम कर रही होती है और वो काफी ज्यादा खुश थी कि जैंग ने उसका सपोर्ट करा आज। तभी हम देखते हैं यहाँ पर जैंग भी अपनी व्हील चेयर पर आ जाता है और वो यहाँ पर उससे पूछता है कि तुम्हें इस बारे में नॉलेज कैसे थी। तो फिर वो कोई बहाना कर देती है और यहाँ पर उसके दिमाग में चल रहा था कि कहीं उसको पता तो नहीं है कि मैं रीबॉर्न हुई हूँ। लेकिन जैंग फिर उससे बोल देता है कि असल में तुम्हारी इंट्यूशन शायद कुछ ज्यादा ही करेक्ट है। और यहाँ पे लाना भी इस चीज के लिए बोलती है कि हाँ बिल्कुल, मुझे ना सपनों में ही सब कुछ पता चल जाता है, पता नहीं कैसे। के बाद हम देखते हैं लाना यहाँ पर जैंग से क्रेफिश खाने की डिमांड करती है और वो भी कॉल करके उसकी डिमांड को फुलफिल कर देता है और लाना बहुत ज्यादा खुश होती है और इसके बाद जैंग के चीक्स पे किस कर देती है। अगले सीन में हम देखते हैं जैंग यहाँ पर खाने की टेबल पर ही चेयर पे सो गया था। लाना उसके पास आती है और सोचती है ये काम करते करते बहुत ज्यादा ही थक जाता है, देखो यहीं पे बैठकर सो गया। इसके बाद वो उसके पास जाकर उसका चश्मा उतार रही होती है, लेकिन जैंग उसको रोक देता है। लाना उससे कहते हैं कहीं मैंने तुम्हें उठा तो नहीं दिया, मैं तो बस तुम्हारे चश्मा उतारने में तुम्हारी मदद कर रही थी। पर हम देखते हैं जैंग यहाँ पर लाना को अपनी तरफ पुल करता है और कहता है असल में किसी मैन के ग्लासेस को रिमूव करना वो एक मूव होता है, और फिर यहाँ पर वो उसे अपनी तरफ खींचने लग जाता है और लाना कहती है उसका ऐसा कोई भी इरादा नहीं था। नेक्स्ट हम देखते हैं लाना के हाथ में एक फाइल लग जाती है और उसको देखकर वो फिर से अपनी पास्ट लाइफ के बारे में सोचने लग जाती है। जैंग यहाँ पर लाना से कहता है कि मुझे लगता है कि अभी तुम्हारे साथ कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, इस वजह से मैं तुम्हें कुछ बॉडीगार्ड्स को अपॉइंट कर रहा हूँ ताकि तुम्हारी सेफ्टी को मैं
एकदम अच्छे से मेक श्योर कर सकूं। लाना भी यहाँ पर जैंग की बात सुनकर सोचती है ये मेरी कितनी ज्यादा फिक्र करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर जैंग ने अपने सेक्रेटरी को बुलवा लिया था और ये लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे। सारा डिस्कशन खत्म होता है और फिर हम देखते हैं जब सेक्रेटरी बाहर जाता है तभी एक वर्कर मास्क लगाकर उनके लिए सर्विस देने के लिए आती है और लाना उसको सस्पिशियसली देखने लग जाती है। जैंग भी ये चीज नोटिस करता है और लाना से पूछता है कि कुछ हो गया क्या, तो फिर वो कहती है नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पर उसे उस वर्कर के ऊपर काफी ज्यादा सस्पिशियस आ रहा था। के बाद हम देखते हैं जैंग उस वर्कर से कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें काम करने में कुछ ज्यादा ही टाइम लग रहा है, तुम ऐसा करो जाओ यहाँ से दरवाजा बंद कर देना। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर वो वर्कर इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाती है और चाकू लेकर जैंग की तरफ हमला करने के लिए बढ़ती है, लेकिन लाना वो हमला अपने ऊपर ले लेती है और फिर वो उस वर्कर का मास्क हटाती है और वो उसको देखकर पहचान गई थी। इसके बाद जैंग लाना को संभाल लेता है और फिर वो लड़की जैंग के ऊपर भी हमला करती है, लेकिन तब तक वहाँ पे जैंग का असिस्टेंट आ जाता है जो कि उसको बचा लेता है। इसके बाद जैंग यहाँ पर लाना से बोलता है कि तुम बिल्कुल स्टूपिड हो। लाना यहाँ पर सोच रही थी जैंग ने उसके लिए इतना करा और वो उसको अगर प्रोटेक्ट कर रही है तो फिर उसके लिए ये अच्छा ही है। और फिर लाना जैंग से बोलती है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम बच गए यहाँ पे, और ये बोलकर यहाँ पे लाना बेहोश हो जाती है। जैंग यहाँ पर शोर मचाता है और हम देखते हैं तब तक डॉक्टर भी यहाँ पे पहुंच गए थे। यहाँ पर असिस्टेंट मदद के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन हम देखते हैं कि जैंग खुद ही अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है और लाना को भी उठाकर ले जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर जैंग अपने घर में होता है और तभी उसका असिस्टेंट उसके पास आता है और उससे कहता है कि आप काम डाउन रहकर रेस्ट करिए, लेकिन वो इमोशनल हो रहा था और उसको बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी कि अगर लाना को कुछ हो गया तो फिर वो क्या करेगा, और यहाँ पर उसका असिस्टेंट ही उसको शांत कर रहा होता है। और इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जैंग लाना की फोटो लेकर बैठकर रो रहा होता है क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं रही। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है लाना अपनी आंखें खोलती है और वो सोचती है मुझे ये सपना क्यों आया कि मेरी पास्ट लाइफ में जब मेरी मौत हो गई तो फिर जैंग रो रहा था। वो ये सब कुछ सोच रही होती है कि तभी यहाँ पर उसको जैंग नजर आता है जो कि नॉर्मली वॉक करके उसके पास में आ गया था। वो उससे पूछती है कि तुम्हारे पैर, तो फिर वो कहता है कि रिकवर हो गए, अब तो तुम खुश हो ना। जैसे ही वो ये बात जानती है वो तो एकदम इमोशनल हो जाती है और कहती है मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। वो भी उसके चीक्स पे किस कर देता है और कहता है तुम मेरे लिए मेरी लाइफ में सबसे ज्यादा बेस्ट चीज हो जो अब तक मेरे साथ हुई है और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। फिर लाना यहाँ पर उससे पूछती है कि तुम्हें मेरे ऊपर क्रश था जो तुमने मुझसे शादी कर ली। वो उसके चीक्स पे किस करता है और फिर लिप्स पे भी और कहता है कि हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर जैंग के पास में उसका असिस्टेंट आता है और कहता है उस लड़की को हमने सजा दिलवा दी है। नेक्स्ट हम देखते हैं लाना के पास में जैंग आता है उसका हालचाल पूछने के लिए। वो भी उससे बोलती है मैं जल्दी से रिकवर हो जाऊंगी, और उसके जाने के बाद वो इमोशनल हो जाती है क्योंकि उसको इतनी ज्यादा केयर उसकी पास्ट लाइफ में कभी मिली नहीं थी। नेक्स्ट हम देखते हैं जैंग और लाना यहाँ पर साथ में खाने पर आए होते हैं, तभी जैंग को एक कॉल आती है। वो कहता है ये अटेंड करके आता हूँ और वो उसके फोरहेड पर किस करके चला जाता है। के बाद लाना काफी ज्यादा खुश थी और फिर हम देखते हैं कि वो यहाँ पर एक ड्रॉअर ओपन करती है और उसके हाथ में यहाँ पर शादी का प्रीनअप लग जाता है। वो सोचती है कि अब बस कुछ ही दिन बचे और फिर उसका डिवोर्स हो जाएगा जैंग के पास में। और ये देखने के बाद वो बहुत ज्यादा सैड हो जाती है। दूसरी तरफ हम जैंग को देखते हैं जो कि रात में घर आता है और उसके हाथ में एक रिंग थी क्योंकि वो आज लाना को प्रपोज करने वाला था। जैसे ही वो लाना को देखता है वो सोफे में बैठी हुई है, वो उससे कहता है जो तुमसे अपनी इलनेस के बारे में बात करनी है। यहाँ पर लाना को तो पहले पता चल गया था कि जैंग ने उससे बोला था कि वो बीमार है, बल्कि वो बीमार था ही नहीं। और फिर वो उससे कहती है कि हाँ मुझे भी तुमसे बात करनी है, मुझे तुमसे डिवोर्स लेना है, और उसके हाथ में पहले से ही सारी की सारी रिपोर्ट्स लग चुकी थी। यहाँ पर जैंग बोलता है पहले की बात अलग थी, लेकिन वो उससे बोलती हमने मुझसे बोला था तुम्हें टर्मिनल इलनेस है, लेकिन तुम्हें कुछ भी नहीं है और मैं ये झूठ बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर सकती। जैंग यहाँ पर नाना को गले लगा लेता है, लेकिन वो उससे बोलती है हमने सिर्फ और सिर्फ मेरी फीलिंग्स का फायदा उठाया और मैं ये चीज नहीं झेल सकती, और वो उसको साफ साफ डिवोर्स के लिए बोल देती है। तो यहाँ पर उससे रिक्वेस्ट करता है ऐसा ना करे, लेकिन उसके इंसिस्ट करने पे वो भी मान ही जाता है, उन पेपर्स पे साइन कर देता है। और लाना इमोशनल होती है और फिर वहाँ से अपना सूटकेस लेकर जाने लग जाती है, कहती है अब सब खत्म हो गया, और फिर ये बोलकर वो चली गई थी। जाने के बाद हम देखते हैं कि वो डॉक्यूमेंट को फाड़ कर हवा में फेंक देता है और सोचता है कि ऐसा तो वो बिल्कुल नहीं होने देगा। अगले सीन में हम देखते हैं जैंग के पास में उसका असिस्टेंट आता है और बताता है कि लाना एक गांव के स्कूल में पढ़ाती है। ऐसे उसको ये पता चलता है, वो यहाँ पर वहाँ जाने के लिए निकल जाता है। नेक्स्ट हम लाना को देखते हैं जो कि स्कूल में यहाँ पर काम कर रही थी और प्रिंसिपल भी आकर उसको काम के लिए अप्रिशिएट कर देते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं लाना जब बाहर आती है तो फिर उसको जैंग जैसा एक लड़का मिलता है, उसको आवाज देती है, लेकिन वो कोई और था, और फिर उसके जाने के बाद सोचती है क्या उसका दिमाग बिल्कुल ही खराब हो चुका है। नेक्स्ट सीन में हमें चैन को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा बिजनेस में लॉस करके एकदम बिल्कुल बेवकूफ हो गया था, और वो यहाँ पे ड्रिंक करते हुए सड़क पे चल रहा होता है और एक गाड़ी उसको ठोक देती है। नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है जैंग को जो कि उसी प्रिंसिपल से जाकर मिलता है जिस स्कूल में राना काम करती है। अगले दिन हम लाना को देखते हैं जो कि स्कूल में एक सर्विस के लिए जा रही होती है कि तभी उसकी नजर यहाँ पर जैंग पर लग जाती है। वो पीछे से उसको देखकर फेमिलियर तो लग रहा था, जैंग भी स्कूल में काम ही कर रहा था, और जैसे ही वो पलटता है यहाँ पर तो लाना के हाथ का टब नीचे
नीचे गिर जाता है उसको देखते ही। उसको एकदम हैरान हो जाती है और फिर वो उसको गुड मॉर्निंग विश कर देता है। वो उससे बोलती है कि तुम इतना अच्छा मेंशन छोड़ करके यहाँ पर गाँव में क्यों आ गए हो, मुझे पहले बताओ ये। तो फिर वो बोलता है कि अब जब तुम घर से चली गई तो फिर घर एकदम सूना सूना लग गया था। वो उससे कहती है कि देखो हमारा डिवोर्स हो चुका है और तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। फिर हम देखते हैं प्रिंसिपल यहाँ पर आते हैं और वो लाना को बताते हैं कि ये यहाँ पर हमारे स्कूल को फंडिंग दे रहे हैं। इनकी तबीयत नहीं ठीक रहती इसलिए ये इस पीसफुल जगह पर थोड़े टाइम के लिए स्टे करने के लिए भी आए हैं। फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इनका अच्छे से टेक केयर करोगे। लाना कुछ बोल पाती है लेकिन हम देखते हैं जैंग खुद ही बोल देता है मैं अपने आप को संभाल सकता हूँ। लेकिन प्रिंसिपल इंसिस्ट करते हैं और हम देखते हैं कि लाना भी यहाँ पर जैंग की मदद करने के लिए मान जाती है और जैंग यही तो चाहता था। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर लाना जैंग को एक रूम में लेकर आती है और इससे बोलती है कि ये तरीका बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन वो भी कहाँ मानने वाला था, एकदम जिद पर अड़ा हुआ था कि लाना के बिना तो नहीं रहेगा। और फिर हम देखते हैं लाना भी उसको समझकर वहाँ से चली जाती है। इस बीच हमें चैन की लाइफ के भी कुछ ग्लिम्स दिखाए जाते हैं। नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है जैंग को जो कि दोबारा से अपने असिस्टेंट की मदद से व्हील चेयर पर ही आ गया था। लाना से कहता है कि मेरी मेंटल इश्यू खराब हो गई है ना, तो फिर इस वजह से फिजिकल हेल्थ पर भी फर्क पड़ रहा है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर चैन आता है और वो लाना को गले लगा लेता है। एक्सीडेंट के बाद वो उससे कहता है मुझे रियलाइजेशन हो गया कि तुम ही मेरे लिए बेस्ट हो। जैसे ही लाना को और चैन को इतने क्लोज देखता है उसे गुस्सा आ जाता है और वो व्हील चेयर से दौड़ा दौड़ा जाता है और चैन को एक लगाकर जमीन पे गिरा देता है। उससे कहती है पैर ठीक हो गए तुम्हारे। चैन यहाँ पर बोलता है बहुत बुरे हो तुम, और जैंग उससे बोलता है कि अपने पैर ना तोड़वाने हो तो निकल जाओ यहाँ से। वो भी अब क्या कर पाता और वहाँ से चुपचाप दुम दबाकर निकल जाता है। उससे कहती है एनर्जी तो बहुत है तुम्हारे अंदर, और वो अपना सर पकड़ लेता है और कहता है मैं हर्ट हो गया। और इसके बाद वो उसके ऊपर गिर जाता है और हम देखते हैं कि लाना भी उसको संभाल कर उसके रूम में छोड़ देती है। नेक्स्ट हम देखते हैं जैंग बैठ करके यहाँ पे क्लासरूम में लाना की ड्राइंग बना रहा था। लाना भी ये देखकर इम्प्रेस होती है और फिर वो उसे अपने साथ ले जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर जैंग एक जगह पर बैठकर सो रहा होता है, तभी लाना उसका फोन देखती है। यहाँ पर जैंग ने उसके नंबर पे बहुत सारे मैसेजेस करे थे, लाना को नहीं मिलते क्योंकि उसने उसको ब्लॉक जो कर दिया था। उसके बाद जैंग को एक कॉल आ जाती है और लाना भी उसका फोन उसको हैंड ओवर करके वहाँ से निकल जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं लाना चैन से मिलती है और वो यहाँ पर उससे कहता है कि मैं भी तुम्हारी तरह ही रीबॉर्न हुआ हूँ अभी, और अब मुझे रियलाइजेशन हो रहा है कि मेरे लिए तुम ही सबसे ज्यादा बेस्ट हो। और वो उससे इंसिस्ट करने लग जाता है कि तुम प्लीज मेरे साथ वापस आ जाओ। लाना उससे मना करती है और पूछती है तुम रीबॉर्न कैसे हुए, तो फिर वो कहता है मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मेरे साथ तो कर्मा हुआ है लिटरली। और फिर वो उसको दोबारा से कहने लग जाता है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ आ जाते हैं। लाना को तो ये जानते एकदम गुस्सा आ जाता है और वो चैन को एक थप्पड़ लगाती है और कहती है तुमसे ज्यादा क्रीपी इंसान मैंने अपनी लाइफ में आज तक नहीं देखा। और फिर वो उससे बोलती है कि चले जाओ और मेरे सामने कभी भी मत आना। इस पर चैन उससे बोलता है कि तुम जो ये कर रही हो ना इस पर तुम्हें बहुत ज्यादा रिग्रेट होगा, और ये बोलने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे जैंग को जो कि प्रिंसिपल से उसकी बास्केट ले चल लेता है, कहता है कि ये काम मैं कर दूंगा। नेक्स्ट हम लाना को देखते हैं जो कि क्लासरूम में आती है और उसके हाथ में यहाँ पर एक गिफ्ट बॉक्स लगता है जो कि जैंग ने उसके लिए छोड़ा था। वो यहाँ पर उसमें कुछ नोट्स को पढ़ती है और उसको रियलाइज होता है कि जैंग उसके मन की सारी बातें सुन पा रहा था अभी तक। और ये जानने के बाद और उसमें जैंग ने अपनी ट्रू फीलिंग्स भी लिखी थी, ये जानकर वो काफी ज्यादा इमोशनल फील करने लग जाती है। फिर वो उसके पास जाने लग जाती है कि तभी प्रिंसिपल उसके पास आते हैं और वो बताते हैं कि वो माउंटेन पे किसी काम से गए थे और वहीं पे खो गए। लाना जैसे ये जानती है वो तो एकदम हाइपर हो जाती है क्योंकि उसे जैंग के पास जाना था। असिस्टेंट उसको संभालता है और कहता है कि इस तरीके से ऊपर पहाड़ पे जाना सेफ नहीं होगा, लेकिन वो किसी की भी नहीं सुनती और फिर उसको ढूंढने के लिए निकल जाती है। तो यहाँ पर एक फील्ड में आकर गिर गई थी और उसके हाथ में वो बास्केट भी लग जाती है जो कि जैंग के पास में थी और उसको देखकर वो रोने लग जाती है। अभी हम देखते हैं यहाँ पर जैंग मशरूम लेकर आ जाता है और वो लाना से पूछता है तुम रो क्यों रही हो। वो उसको देखकर यहाँ पर इमोशनल होती है और कहती है कि पता नहीं क्या फालतू की चीजें करने का तुम्हें शौक चढ़ गया है। वो उसको गले लगाता है और कहता है कि असल में यहाँ पर सेल फोन की सर्विस नहीं थी इसलिए मैं रिस्पॉन्स नहीं कर पाया, तुम ऐसे मत परेशान हुआ करो। और फिर यहाँ पर वो उसको संभालता है और किस भी करता है। और इसके बाद हम देखते हैं ये दोनों साथ में घर आ जाते हैं और यहाँ पर लाना के हाथ पे चोट लग गई थी और जैंग उसको देखता है तो फिर वो उसको वेट करने के लिए बोलती है और फिर वो चेंज करके आती है और फिर उसको एक लेटर देती है। और इसके बाद ये दोनों आपस में एक दूसरे को अपनी अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं और जैंग बताता है कि असल में वो लाना को काफी टाइम पहले से ही पसंद करता था और वो उसकी बचपन की फोटो भी उसको दिखाता है। लाना जैसे ये सुनती है वो तो बहुत ज्यादा इमोशनल और टच्ड फील करती है और फिर वो उससे बोलती है कि मैंने कितना ज्यादा रिडिकुलस डिसीजन लिया जो मैंने तुम्हारे डिवोर्स दे दिया था। और वो अपनी पूरी की पूरी फीलिंग्स उसको कन्फेस कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं जैंग यहाँ पर लाना को उसके थॉट्स जो सुन पा रहा था उसके लिए टीज करने लग जाता है और लाना जैसे ये सुनती है तो शर्मशार हो जाती है और खुद को ब्लैंकेट में छुपा लेती है। उससे कहता है कोई
कोई बात नहीं। और फिर यहाँ पर वो उससे बोलती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यहाँ पर प्रिंसिपल लाना और जैंग को साथ में सी ऑफ कर रहे थे और कह रहे थे हमें तो पता ही नहीं था कि आप दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हो। तो फिर वो कहती है कि हाँ हमारी शादी और डिवोर्स दोनों हो चुके हैं। प्रिंसिपल तो ये जानकर एकदम हैरान होते हैं और जैंग लाना का हाथ पकड़ता है और उससे कहता है कि हाँ वो इस बार उससे शादी करेगा, वो भी बिना किसी अग्रीमेंट के। ये दोनों साथ में खुश होते हैं और प्रिंसिपल भी उनसे बोलते हैं कि अब आप अपने घर जाइए। नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है यहाँ पर लाना जैंग के पास होती है और फिर वो उसके साथ में रोमांटिक होने लग जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं लाना उठ करके जैंग के पास आती है और वो उसको पीछे से हक करती है और उससे पूछती है तैयार होके कहाँ जा रहे हो। तो फिर वो कहता है बोर्ड मीटिंग है। वो उससे बोलती है कि तुम्हें वीकेंड पे भी काम करना पड़ रहा है ना मेरी वजह से। वो उससे किस करता है और कहता है कि मैं जल्दी घर वापस आ जाऊंगा। नेक्स्ट हम बोर्ड मीटिंग का सीन देखते हैं जहाँ पर जैंग की मॉम जो कोई भी कंपनी में स्कैंडल्स कर रही थी उसका खुलासा कर देता है और फिर पुलिस उन्हें पकड़ के ले जाती है। और इसके बाद जैंग चैन को भी अबेंडन कर देता है और सारे वर्कर्स चले जाते हैं। चैन तो ये सब कुछ सुनने के बाद एकदम बदले की आग में धुलस गया था और फिर वो लाना को किडनैप कर लेता है और फिर जब वो होश में आती है तो फिर वो अपनी भड़ास उसके ऊपर निकालने लग जाता है। लाना को यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपने और जैंग के मोमेंट्स याद आ रहे थे क्योंकि वो सोच रही थी अब तो उसका खेल खत्म है। इसके बाद वो चैन को एक लूजर बोलती है और उसके ऊपर हंसने लग जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जैंग सही टाइम पर आ जाता है और वो लाना को रेस्क्यू कर लेता है। नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है कि लाना फिर से उस गांव के स्कूल चली गई थी ताकि वो वहाँ पर सोशल वर्क कर सके और जैंग को वो यहाँ पर कॉल्स वगैरह करके सारी अपडेट्स दिया करती थी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लाना वर्क करवा रही थी कि तभी उसको एक बनी मिलता है, उसको देखकर वो खुश होती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर बनी अपनी कैप हटाता है और फिर वो फ्लावर्स और रिंग दिखाता हुआ जैंग था और लाना उसको देखकर इमोशनल होती है। वो उसको शादी के लिए एक नी पर आकर के प्रपोज करता है और अपनी सारी की सारी फीलिंग्स भी बताता है। लाना भी यहाँ पर खुशी से उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है और फिर वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं, एक दूसरे को किस करते हैं और इसी सीन के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।